हाय एवरीवन, मैं हूं शिफाली गिद्रवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स्ट। इनपुट टैक्स क्रेडिट की बहुत लंबी रिस्ट्रिक्शन लिस्ट क्रिएट हो गई है और अभी किसी भी नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए ये बहुत मुश्किल है पता करना कि उसका एक्चुअली इनपुट टैक्स क्रेडिट बनता कितना है। इसमें बहुत सारे लोग गलत गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ले लेते हैं और कई बार हम कम भी ले लेते हैं डर के कि अच्छा छोड़ दो अब इसको जो बाकी का आ रहा है। तो इस वीडियो में आपके साथ एक कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट डिस्कस कर रही हूँ अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस की, जो किसी भी तरीके से कोई सेक्शन से है, कोई रूल से है, कोई कहीं से है, उन सारी रिस्ट्रिक्शंस की एक लिस्ट आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो इससे आप फाइनली पता लगा पाएंगे कि आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो कितना बनता है और कितना नहीं बनता। सबसे पहली जो रिस्ट्रिक्शन होती है वो हमारी जो टैक्स रेट नोटिफिकेशंस होते हैं वहाँ से हो सकती है। जब आप अपने प्रोडक्ट की टैक्स रेट ही चेक कर रहे हैं तो अगर वहीं पे लिखा हुआ है कि हाँ 5% विदाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा ही नहीं। तो बाकी सारी कंडीशन चाहे आप पूरी भी कर लें, अगर आपकी ये कंडीशन हो गई है तो फॉर एग्जांपल जैसे जो रेस्टोरेंट सर्विसेज होती हैं उनका 5% टैक्स रेट होता है बट विदाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो अगर आप रेस्टोरेंट हैं तो आपको बाकी सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अल्टीमेटली मिलना ही नहीं है, पहले ही बाहर हो गया आप। इसके बाद जो कंडीशन स्टार्ट होती है वो होती है सेक्शन 16 के साथ में। तो मेन जो सेक्शन है रिस्ट्रिक्शंस के लिए वो सेक्शन 16 देन 17 वही है। सेक्शन 16(1) सबसे पहले ये कहते हैं कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट सिर्फ उन चीज़ों का मिलेगा जो आप अपने बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए, चलाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपकी कोई आइटम ऐसी है जो बिज़नेस के लिए नहीं खरीदी आपने, पर्पज़ आपका कुछ और था उसके लिए, उसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट ऐसे ही नहीं मिलेगा। फिर 16(2) आपको बोल रहा है कि सबसे पहले तो आपके पास एक इनवॉइस होना चाहिए, उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट। फिर आपने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपके सप्लायर ने दिखाया हो अपनी रिटर्न के अंदर और कम्युनिकेट किया हो 2B के थ्रू, यानी कि 2B में आपके अंदर आ गया हो, आपके पास दिखाई दे रहा हो। देन सेकंड इसके अंदर कंडीशन होती है कि जो बायर है उसने वो गुड्स या सर्विसेज जो है रिसीव कर लिया, यानी कि उसको मिल गई हो वो गुड्स या सर्विसेज जिसके लिए वो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहता है। थर्ड पॉइंट होता है कि आपका जो सप्लायर है उसने उसका टैक्स जो है वो पे कर दिया हो। अब फिर एक और नया पॉइंट उन्होंने इसमें ऐड किया बी के अंदर ही, बी पॉइंट के अंदर उन्होंने बोला कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपका सेक्शन 38 के हिसाब से रेस्ट्रिक्टेड इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं होना चाहिए। और रिस्ट्रिक्टेड इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है उसके लिए इस वीडियो में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो 38 का जो रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट है वो नहीं होना चाहिए। उसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं कि आपके सप्लायर ने ये ना किया वो ना किया, तो कुछ भी उसने किया है तो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा और बहुत जल्दी ये सब लाइव होने भी लगेगा हमारे पोर्टल पे जीएसटीएन के। लास्ट कंडीशन ये होती है कि आपने जो अपनी रिटर्न है जीएसटी की वो फाइल कर दी, यानी कि रिसिपिएंट ने अपने रिटर्न फाइल कर दो। रिसिपिएंट जब तक रिटर्न फाइल नहीं करेगा तो चाहे सारी कंडीशन पूरी हो जाए, जब तक आप रिटर्न में लिख के क्लेम नहीं करते अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट, आपको क्लेम कभी भी नहीं मिलता। इसके बाद सेक्शन 17 की बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जिसके अंदर आपने अगर कोई कार परचेज़ की है या कोई मोटर व्हीकल परचेज़ किया है तो उसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। अगर वो 13 से कम सीटिंग कैपेसिटी वाला है तो 13 से ज़्यादा सीटिंग कैपेसिटी है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। और अगर वो कोई गुड्स कैरिंग व्हीकल है, ट्रक है, मिनी ट्रक है, तो उस केस में भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। सेम जो है प्लेन और शिप पे भी एप्लीकेबल होता है, वो मैं डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सेक्टर स्पेसिफिक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी आपने अगर फूड आइटम परचेज किया है अपने बिजनेस के लिए तो उसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस लिया है तो उसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। कोई टैक्स अगर आपके पास किसी कंपोजिशन डीलर के बिल पे लग गया है तो वैसे तो वो बिल पे चार्ज कर ही नहीं सकता, लेकिन कंपोजिशन डीलर ने अगर कोई टैक्स पे किया है तो उसका भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट पे नहीं करना, उसका भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। ये हमारी बेसिक कंडीशन है। देन रूल 86A एंड बी। 86A आपको ये बोलता है कि जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको जो आपका असेसिंग ऑफिसर है वो ब्लॉक कर सकता है। ब्लॉकेज का वहाँ पे राइट दिया जाता है अगर आपका जो सप्लायर है वो नॉन एग्जिस्टेंट पाया जाए या बाद में पता चले कि आपने बिना इन्वॉइस के ले लिया था या आपने किसी फ्रॉडलेंट इन्वॉइस पे, किसी फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट पे अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया था, तो आपका पूरा क्रेडिट लेजर ब्लॉक हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, आपने क्लेम तो कर लिया होगा उसको 3B के अंदर लिख के, यानी कि 3B के अंदर लिख के लेने के बाद भी वो ब्लॉक हो सकता है। जब आप केवल एक्चुअली क्रेडिट लेजर का हिस्सा है दिख रहा होगा वहाँ पे तब भी ब्लॉक हो सकता है। एंड रूल 86B ये कहता है कि आपका जो आउटपुट टैक्स है उसको आप 99% तक इनपुट टैक्स क्रेडिट से पे कर सकते हो, लेकिन 1% एटलीस्ट आपको कैश से पे करना पड़ेगा। कैश का मतलब जब मैं कैश बोलूँ तो बैंक भी इसके अंदर इंक्लूड होता है अगर आपका टर्नओवर 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा होता है तो। इसके अलावा अगर आप एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल दोनों टाइप की सप्लाई करते हैं, मतलब आपकी आधी चीज़ें टैक्सेबल हैं जो आप सेल कर रहे हो, उसमें कुछ एग्जेम्प्टेड भी हैं, तो आपको उसका प्रोपोर्शनेट इनपुट टैक्स क्रेडिट निकाल के उसको रिवर्स करना पड़ता है कॉमन इनपुट्स का। फॉर एग्जांपल आप 10 रुपये का एग्जेम्प्टेड कर रहे हो और 10 रुपये का ही
टैक्सेबल कर रहे हो, और जो इनपुट है वो 5-5 रुपये का तो डायरेक्ट उन्हीं के लिए आपने परचेज़ की, तो वो तो जो फाइनल प्रोडक्ट की नेचर है उसी के हिसाब से हो जाएगा। यानी कि एग्जेम्प्टेड वाले के लिए जो 5 रुपये परचेज़ किया उसका आपको रिवर्स करना पड़ेगा, और जो आपने टैक्सेबल के लिए किया वो आपको मिल जाएगा। लेकिन 2 रुपये की कोई चीज़ ऐसी थी जो आपने दोनों के लिए यूज़ की, तो आपको उस 2 रुपये का जो क्रेडिट है उसको 50-50% यानी कि आपकी जो आउटपुट की नेचर है टर्नओवर की उसके रेशियो में डिवाइड करके वो आपको रिवर्स करना होता है। ऐसे ही आपने कोई कैपिटल गुड्स अगर परचेज़ की तो उनकी 5 साल की लाइफ मान के उनका भी आपको प्रोपोर्शनेट इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना होता है, अगर आप एग्जेम्प्टेड भी कर रहे हैं। कोई ऐसी सप्लाई जो आपने परचेज़ की लेकिन उसको आपने अपने पर्सनल यूज़ में ले लिया, तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी आपको रिवर्स करना होता है। तो ये एक पूरी की पूरी लिस्ट थी उन सारी की सारी चीज़ों की जिसकी वजह से आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स हो सकता है या फिर आपको नहीं मिलता, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होते। यहाँ पे मैं एक और चीज़ बोल दूँ कि मैंने आपको बोला कि आपके पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो वैलिड डॉक्यूमेंट में आपको इन्वॉइस तो काट के दिया सप्लायर ने, लेकिन उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी वो इनकम्प्लीट है, या उसके ऊपर ई इन्वॉइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते थे तो वो उसने पूरा नहीं किया, उसकी ई इन्वॉइसिंग नहीं की, तो ये जो आपका इन्वॉइस है वो वैलिड इन्वॉइस माना नहीं जाएगा। उस केस में भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जा सकता है। और अब तो जो सप्लायर के बहुत सारे डिफ़ॉल्ट्स हैं, उसने अपना टैक्स नहीं पे किया, 3B और 1 के अंदर डिफरेंस है उसके टैक्स पेमेंट में, उन सब की वजह से आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जा सकता है। तो अब अगर आपको एक्चुअली बिजनेस कंटिन्यू करना है तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा अपने सप्लायर्स के लिए, और आपका सप्लायर उसकी जो बैकग्राउंड है कंप्लायंस की वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसको आप चेक भी कर सकते हैं पोर्टल के ऊपर। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि आप अपने सप्लायर की कंप्लायंस को कैसे चेक करें कि भाई वो रिटर्न फाइल करता है कि नहीं करता, पता चला मैं उसको पेमेंट दे के आ जाऊँ और फिर मेरे को वो दोबारा से गवर्नमेंट को ही वापस पेमेंट देना पड़े। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं क्लोज़ कर रही हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन।